त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। इस टॉपिक के अंदर अभी हम चर्चा करने वाले हैं बड़े धक्के का सिद्धांत। अब बात आती है कि यह बड़ा धक्का क्या है, यह सिद्धांत देने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत का क्या मीनिंग होता है। बहुत सारी जो चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही सरल शब्दों में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो है बड़े धक्के का सिद्धांत, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी। अब बात आती है कि यह थ्योरी, यह सिद्धांत किसने दिया या किसने इसका प्रतिपादन किया। तो इसका जो प्रतिपादन किया वो था पॉल एन रोजेनस्टीन रोडान। तो इसलिए इसे रोडान के बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि रोडान नामक अर्थशास्त्री ने बड़े धक्के के सिद्धांत का विकास किया था। आगे बात करते हैं कि यह सिद्धांत उसने किन देशों के लिए दिया था, विकसित देशों के लिए दिया था या अल्प विकसित देशों के लिए दिया था या अर्ध विकसित देशों के लिए दिया था। तो रोडान ने यह सिद्धांत दिया अल्प विकसित देशों के विकास के लिए। किन देशों के विकास के लिए? अल्प विकसित, जिनका विकास बहुत कम हुआ है, जो अभी विकास के मार्ग पर नहीं चले हैं, उन देशों के आर्थिक विकास के लिए प्रोफेसर रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया। आगे प्रोफेसर जो रोडान था उसका मानना था कि जो विकास होना चाहिए, तो उसने बात की संतुलित विकास की। संतुलित विकास का अर्थ सभी क्षेत्रों में बराबर विकास होना चाहिए। जैसे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रहने के लिए और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए उसका विकास जरूरी है। कैसा? संतुलित विकास। अर्थात जहां उसका प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए, तृतीयक क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है और चाहे वो ट्रेसरी सेक्टर है, तीनों सेक्टरों का क्या करना है? बराबर विकास करना है। और जब ये विकास होगा तो इससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो क्या करेगी? सतत विकास के मार्ग पर चलेगी। और जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वहां के जो लोग पिछड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? तरक्की के मार्ग पर आगे चलेंगे। तो उसका जो सिद्धांत है वह संतुलित विकास का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि हमने कृषि पर ध्यान दे दिया, अनाजों का भारी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमने उद्योग धंधों पर ध्यान नहीं दिया। तो यहां भी पूरा ध्यान देना है, इनका विकास करना है। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र है इसका भी क्या करना है? विकास करना है। बैंकिंग सेक्टर का विकास करना है, बीमा का विकास करना है, हमें शिक्षा का क्या करना है? विकास करना है, परिवहन के साधनों का, दूर संचार के साधनों का, अर्थात सभी जो देश के विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं उनको क्या करना है? विकसित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से संतुलित विकास का सिद्धांत है ये। आगे बात करते हैं कि बड़े धक्के से उसका मीनिंग क्या है। प्रोफेसर रोडान का बड़ा जो धक्का है उसका मीनिंग क्या है? तो उसका जो मीनिंग है, उसने कहा कि देश के विकास को यदि आगे करना है, देश के विकास को बढ़ाना है तीव्र गति से, तो देश के अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे। देश के अंदर बड़े बड़े प्रोग्रामों को क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। और वो जो प्रोग्राम होंगे वो होंगे न्यूनतम, मतलब न्यूनतम विकास के लिए जितना चाहिए उतना होना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहता है? वो बड़े प्रोग्राम के लिए या बड़े धक्के के लिए कहता है बड़े प्रोग्राम विकास के उठाना जो न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा के निवेश के रूप में हो। न्यूनतम हो लेकिन निवेश ज्यादा हो। अर्थात इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं? माना कि एक डैम बन रहा है, इस डैम को बनाने के लिए 200 अरब रुपए चाहिए, 200 अरब रुपए की जरूरत है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब माना कि इतनी जरूरत है डैम को बनाने के लिए और
सरकार ने क्या किया, काम शुरू कर दिया और मात्र उस पर 100 अरब रुपए खर्च कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, आगे काम बंद हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो डैम बनाने का प्रोजेक्ट है वो अधूरा छूट जाएगा। कहीं बिजली के पोल लगेंगे, ठीक है, तो फिर उनमें तार नहीं लगेंगे, कहीं तार लगेंगे, अर्थात कहीं तार बनेगा तो आएगा, तो वैसा पड़ा रहेगा, तो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं होगा मकसद में। तो जो 200 अरब रुपए खर्च करने थे, 100 रुपए उस पर खर्च कर दिए गए, तो ये तो फालतू के खर्च हो गए, ये तो बेकार चले गए, ठीक है। तो इसलिए निवेश अर्थात पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में इतना जरूर लगाना है कि जिससे कि वह प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पूरा हो जाए। यदि सरकार का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर हमें 200 स्कूल खोलने हैं, तो 200 स्कूलों को खोलेंगे और प्लस उनको टीचर भी देंगे। सरकार ने निश्चित कर दिया कि हमें 50 किलोमीटर की सड़क बनानी है, माना 50 किलोमीटर सड़क बनानी है, तो पूरी बनेगी, ऐसा नहीं कि आधा बना दी, ठीक है। तो आधा बनी तो उससे आगे गाड़ियां कैसे जाएंगी, तो इसलिए उसको पूरा करना है, ठीक है। दूर संचार की बात की हमने, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि संचार के साधन क्या करते हैं कि हमें दूर जाने में हमारी दिक्कत को दूर करते हैं। हमें दूर नहीं जाना है, बस एक जगह से बैठकर दूसरी जगह ऑर्डर करना है, जैसे हम वर्तमान में करते हैं। क्या करते हैं, फोन करना है, मैसेज कर दीजिए, ऑनलाइन हम खरीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो एक जगह बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा है, पेमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह हो जा रहा है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है दूर संचार की, ठीक है। ये भी आगे चलकर क्या होगी, विकास में सहायक होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने डैम का उदाहरण दिया आपको कि डैम बनाने के लिए 200 अरब रुपए चाहिए, लेकिन आपने 100 अरब रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, पैसा नहीं है, तो जितना 100 अरब रुपए खर्च हुआ वो तो बेकार का चला गया। जो पोल खंबे सीमेंट वगैरह जो आपने लगाया था वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 200 अरब लगाने हैं, तो काम पूरा कंप्लीट करना है और 200 अरब लगाने ही लगाने हैं, तब जाके डैम का प्रोजेक्ट पूरा होगा और लोगों को बिजली प्राप्त होगी, चाहे वो उद्योग धंधों को मिले चाहे घरेलू क्षेत्र को मिले। तो इसलिए न्यूनतम निवेश लेकिन उच्च मात्रा में, निवेश कैसा चाहिए, उच्च मात्रा में, और निवेश में लगाना पैसा, क्या लगाना है, पैसा। डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रुपये चाहिए। स्कूल खोलने के लिए चाहिए पैसे, हॉस्पिटल खोलने के लिए चाहिए पैसे, बैंकिंग सेक्टर के लिए चाहिए पैसे, मतलब हर जगह पैसे चाहिए। उसी को यहां कहा जा रहा है निवेश। तो निवेश के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, लेकिन न्यूनतम मात्रा में। इसके अलावा आप टुकड़ों में नहीं करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक स्कूल खोल दिया, ठीक है, एक इधर छोटी मोटी सड़क बना दी, ठीक है, 2-4 ऑफिस खोल दिए, 2-4 ब्लॉक बना दिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको एक न्यूनतम स्तर से ऊपर निवेश करना पड़ेगा, वो भी सभी क्षेत्रों में, जिससे कि सभी जब क्षेत्र एक साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर एक दूसरे के सहायक के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इससे जो विकास का पहिया है, जो क्या है, अल्प विकसित देशों का एक जगह खड़ा हो रखा है, वह आगे की ओर दौड़ने लग जाएगा, ऐसा प्रोफेसर रोडान ने कहा। आगे बात करते हैं कि रोडान ने कहा कि धीरे धीरे चलने से अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। यानी कि यदि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चलती है, थोड़ा थोड़ा निवेश उसमें किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर नहीं लाई जा सकती। अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी, लोग अनपढ़ रहेंगे, गरीब रहेंगे, बेरोजगारी बड़े स्तर पर रहेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, जाने के साधन नहीं होंगे, आने के साधन नहीं होंगे, हेल्थ का जो सेक्टर, हर चीज क्या होगा, उसका स्तर निम्न होगा। इसलिए धीरे धीरे चलने से, अर्थात अर्थव्यवस्था में छोटा छोटा निवेश करने से अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती है। इसलिए न्यूनतम मात्रा में निवेश जरूरी है। इसलिए निवेश क्या है, न्यूनतम मात्रा में जरूरी है या आवश्यक है। ओके, अब प्रोफेसर जो रोडान था उसने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया कि बड़ा धक्का का क्या मीनिंग होता है। उसने किसके द्वारा समझाया, उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण लेते हैं हवाई जहाज का।
हवाई जहाज आपने जरूर देखा होगा। हवाई जहाज जो है वो कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। तो आकाश में उड़ने से पहले उसमें इतना थ्रस्ट जमीन पर उत्पन्न होना चाहिए जब वो रनवे पर दौड़ता है। कौन? मैं नहीं, हवाई जहाज जब रनवे पर दौड़ता है तो उसको आकाश में उड़ना है। कहां उड़ना है? आकाश में उड़ना है। लेकिन उसमें इतना थ्रस्ट या पावर जरूर लगनी चाहिए कि जिससे कि वो जमीन को छोड़कर आकाश में उड़ सके। ओके। और जब आकाश में वो उड़ जाता है तो नीचे से ऊपर उड़ने के लिए तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो सीधे चलने लग जाता है तो तब क्या होता है? उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही उसने कहा कि जिस प्रकार से हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक न्यूनतम ताकत की जरूरत पड़ती है धरती से आसमान में उड़ने के लिए, ऐसे ही अर्थव्यवस्था को भी विकास के लिए इतनी ताकत जरूर मिलनी चाहिए कि जिससे कि वो एक बार यदि उड़ान भर दी, उसने प्रगति के मार्ग पर चल दी, तो फिर वो नीचे नहीं आएगी। ओके। दूसरा है, सोए हुए व्यक्ति का उसने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति एकदम से कैसे सो रखा है? कुंभकर्ण की नींद में। तो यहां पर क्या है कि जो अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? गतिहीन हैं, अल्प विकसित हैं। वहां के लोगों में ये भावना नहीं है या ये मन नहीं है कि इसका विकास हमें करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो गतिहीन हो जाती है, जहां प्रोडक्शन का स्तर बहुत ही निम्न हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत गिर जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए उसने कहा सोई हुई अर्थव्यवस्था, और उसकी तुलना कर डाली ऐसे व्यक्ति से जो कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो। तो उसने क्या कहा कि यदि कोई इतना ज्यादा सो रखा है, खराटे भर रहा, कि खराटे भर रहा है, तो वो हिलाने से बोलने से नहीं उठने वाला है। हेलो उठिए, या थोड़ा सा हल्का हाथ लगाया उठिए, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? जोर से झटका देना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, तो तब जाके वह उठेगा। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सोए हुए व्यक्ति को जोर से झटका देकर क्या किया गया? उठाया गया। तो इसी प्रकार से जो गतिहीन अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें बड़ा धक्का देकर, अर्थात ज्यादा निवेश करके उनका विकास करना है। इसी के साथ उसने और भी उदाहरण बताए कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति के पंजे में फंसा हुआ है, ठीक है, किसी ने एकदम किसी को पकड़ रखा है, ठीक है, इस प्रकार से जकड़ रखा है, यदि तो उसको बाहर निकलना है, ठीक है, अपने को छुड़ाना है, तो उसको इतनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि जिससे कि वह उस आदमी के जिसने उसको पकड़ा है या जिन्होंने उसको पकड़ा है कि उनके शिकंजे से बाहर निकल सके। तो यही बात वो कर रहा है कि इतनी फोर्स की या इतने न्यूनतम निवेश की जरूरत जरूर है। किसके लिए? अर्ध विकसित देशों के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए, गरीब देशों के लिए, कि वह अपनी गरीबी से या अल्प विकसित स्थिति से बाहर आ सके। ओके, ये तो उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं कि बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है। ये बातें तो हमने आपको बता दी, ये सारी चीजें इसी में आ रही हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी कि बड़ा धक्का क्या है भाई? तो बड़ा धक्का किसको देना है? ये बड़ा धक्का देना है अर्थव्यवस्था को। किसको देना है? अर्थव्यवस्था को। मान लीजिए हम आप पे ही फिट करते हैं। यदि आप क्या करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, तो आपका विकास नहीं हो सकता है, आप अच्छी डिवीजन नहीं ला सकते हैं, आप बड़े कंपटीशन को पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको भी एक बड़े धक्के की जरूरत है। आपको बिग पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिग पुश करना पड़ेगा, अर्थात आपको इतनी मात्रा में इतने घंटे जरूर पढ़ना पड़ेगा कि जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सके, किसी कंपटीशन को पास कर सके। तो इस प्रकार से बिग पुश थ्योरी आप पर भी क्या होती है? लागू होती है। तो बिग पुश की या बड़े धक्के के सिद्धांत की डेफिनेशन क्या होगी? पिछड़े या अल्प विकसित का मीनिंग एक ही होता है। तो पिछड़े या अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अविभाज्यताओं को कम करना तथा बाह्य बचतों को प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि अविभाज्यताओं, आगे चलकर इस पर हम बहुत डिस्कस करेंगे। अविभाज्यताओं का मतलब है कि आप छोटे छोटे रूप में निवेश नहीं करेंगे। यदि आप स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका विकास करना चाहते हैं,
तो आपको इनको एक न्यूनतम मात्रा से ज्यादा इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप देश को तरक्की के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसको आप याद कर लेंगे कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अविभाज्यताओं को कम करना तथा बाह्य बचतों को प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि बचत भी जरूरी है, जब बचत होगी तभी जाके निवेश होगा, वरना तो निवेश कहां से होगा भाई। आवश्यक है, जिसके लिए निवेश की एक न्यूनतम मात्रा आवश्यक है। निवेश की एक न्यूनतम मात्रा क्या है, आवश्यक है, न्यूनतम मात्रा। तो इसे ही कहते हैं बड़े धक्के का सिद्धांत। तो ये वाले डेफिनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा ये बड़े धक्के का सिद्धांत आ रहा है, जो कि रोडान का सिद्धांत है, अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं कि जिसके आधार पे उसने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है या उसको एक्सप्लेन किया है। तो क्या माना उसने मान्यताओं में, एजम्पशंस। पहला देखिए कि स्थिर अर्थव्यवस्था की निम्न संतुलन जड़ता को तोड़ने के लिए बड़े धक्के की जरूरत आवश्यक है। यानी कि जो स्थिर अर्थव्यवस्था है, जैसे एक तालाब होता है, तो एक तालाब जिसमें कि पानी क्या है, इकट्ठा हो रखा है, वह है स्थिर। और जिसमें रनिंग पानी है, पानी चल रहा है, तो वो होता है डायनेमिक, ठीक है, गतिशील। तो जो अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, एक तालाब में है कि जिसमें पानी फिक्स है, वह कम पानी है तो उतना ही, जबकि आप जानते हैं कि जो रनिंग नदी बह रही है तो इसका मतलब पानी उसमें लगातार आ रहा है, इसलिए पानी आगे जा रहा है। तो अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था स्थिर है, तो उसको गतिशील बनाना है, तो उसका जो स्तर है निम्न संतुलन, यानी कि बहुत कम विकास की सुविधाएं वहां पर हैं, तो वहां पर जो जड़ता उत्पन्न हुई है, निम्न संतुलन की जड़ता, ठीक है, निर्धनता, ठीक है, बेरोजगारी, इसको तोड़ने के लिए बड़े धक्के की जरूरत है। बड़ा धक्का देना है भाई, इनको बड़ा धक्का लगाना है, लेकिन धक्का किस रूप में लगाना है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दूसरा है न्यूनतम निवेश विनियोग जरूरी है, क्योंकि यदि देश का विकास करना है या बड़ा धक्का देना है, ठीक है, ये बड़े स्तर पर क्या करने हैं, देश के विकास की योजनाएं बनानी, कृषि का विकास करना है, अनाज के उत्पादन बढ़ाने की बात कर दी, उद्योग धंधों को लगाने की बात कर दी, बैंकों के विकास की बात कर दी, तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, न्यूनतम निवेश, निवेश को ही विनियोग भी कहते हैं, पैसा चाहिए। नेक्स्ट है, निर्धन देशों में विकास के लिए एक न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। उसने मान लिया कि जो निर्धन देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनमें एक स्तर इतना जरूर है कि उस स्तर से यदि हम काम ऊपर की तरफ करें तो वह देश विकास कर लेंगे या विकास कर सकते हैं। ओके, तो एक न्यूनतम स्तर मानकर चलता है कि विकास का एक न्यूनतम स्तर वहां पर पहले से ही उपलब्ध है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, बड़े धक्के से बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। अब उसने कहा कि जब बड़े धक्के से, अर्थात जब बड़े स्तर पर विनियोग किया जाएगा, सड़कें बनेंगी, ठीक है, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, रेलगाड़ियों की व्यवस्था होगी, हवाई जहाज की व्यवस्था होगी, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटलों की स्थापना होगी, कॉलेजों की स्थापना होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना होगी, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना होगी। तो जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, जैसे सड़कें हैं तो सड़क बना दी, अब फैक्ट्री किसी जगह पर लगानी है, तो फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एक तो उस स्थान पे जाने के लिए सबसे पहले चाहिए रोड। ओके, उस स्थान तक कच्चा माल लाने के लिए क्या चाहिए, रोड। जहां पर फैक्ट्री लगेगी वहां पर क्या चाहिए, बिजली, पानी, बैंक, मतलब तमाम सुविधाएं वहां पर चाहिए, तभी जाके कोई फैक्ट्री वहां पर स्थापित हो सकती है। तो इससे क्या होगा, यदि रोड बनी है, बिजली, पानी, सब चीजें किसी स्थान पर यदि पहले से उपलब्ध करा दी गई है, तो क्या होगा कि वहां पर बाह्य बचतें प्राप्त होने वाली हैं। कैसे, सड़क पर जो गाड़ियां दौड़ेंगी, जो सामान लेके आएंगे, उनका खर्चा कम हो जाएगा, वरना तो घोड़े खच्चर में लाना पड़ेगा ना सामान, किसमें लाना पड़ेगा, घोड़े खच्चर में लाना पड़ेगा। बैंक रहेंगे तो आसानी से पैसा उधार मिल जाएगा फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, बिजली वहां पर उपलब्ध रहेगी
तो मशीन चलेगी, अगर बिजली नहीं है तो फिर मशीन कहाँ से चलेंगे। आधुनिक जो भी मशीनें सारी किससे चलती हैं, बिजली से चलती है। जब एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो उसका फायदा अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि उत्पादन की लागत घटेगी, इसलिए वहां पर बाह्य बचतें सबको मिलेंगी। जो 5th नंबर की उसकी मान्यता है वह है आधारिक संरचना का निर्माण करने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में निवेश करना है। यानी कि देश में जो आधारिक संरचना है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, नर्सिंग कॉलेज है, इनकी क्या करनी पड़ेगी, स्थापना करनी पड़ेगी। बंदरगाहों का विकास करना पड़ेगा, हवाई अड्डों का विकास करना पड़ेगा। आपका ऊर्जा यानी कि जो पावर है असली, जिसे कि बिजली कहते हैं, इसके लिए डैम बनाने पड़ेंगे। आपको डाक, तार, रेल, दूर संचार, इन सारी सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में निवेश करना जरूरी है। माना कि जरूरत पड़ रही है कितने रुपए की, माना जरूरत पड़ रही है 2000 अरब रुपए की, तो इतना रुपया आपको एक बार निवेश करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं, ठीक है। और जरूरत है इतनी और आपने किया केवल 1000 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए, तो इतने में काम नहीं चलने वाला है। 6 नंबर की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में अविभाज्यताएं, असमानताएं और अपूर्णताएं पाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था अर्थात जो पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था है, यहां पर अविभाज्यता है, विभाज्यता की बात नहीं कर रहा, वो अविभाज्यता की बात कर रहा है। अविभाज्यता का अर्थ है उसका कि सड़क, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था करनी है, ठीक है, पूरे रूप में। असमानताएं यहाँ पर विद्यमान रहती हैं, ठीक है, समाज में क्या होती है, विषमताएं रहती हैं, कुछ लोगों के पास पैसा रहता है तो किसी के पास नहीं रहता है, और बहुत सारी अपूर्णताएं रहती हैं, कहीं पे बिजली है तो कहीं पे पानी नहीं है, तो कहीं पे सड़क है तो कहीं स्कूल नहीं। इस प्रकार की अपूर्णताएं अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती हैं, ये भी उसने मान लिया। अगला है 7वां, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास की रणनीति आवश्यक है। उसने कहा कि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उसका सिद्धांत जो है बड़े धक्के का, वह पिछड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात अल्प विकसित देशों के लिए, चाहे वह अफ्रीका के हैं अल्प विकसित देश, चाहे वह एशिया के हैं, चाहे वह आपके कहाँ के हैं, लैटिन अमेरिका में के हैं, तो यह सिद्धांत जो उसने दिया था 1943 में, 1943 में। तो हमारा देश तो 1947 में, उसके 4 साल बाद क्या हुआ, आजाद हुआ, तो हमारा देश भी उसमें सम्मिलित था। तो इस प्रकार से क्या कहा उसने कि आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का विकास करना है, तभी जाके अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास हो सकता है। किसने कहा, प्रोफेसर पाल एन रोजेनस्टीन रोडान। तो इस प्रकार से जो ये बड़े धक्के का सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन किया या विकास किया, वह किया रोडान ने। किसने किया, रोडान। इसलिए इसको रोडान्स बिग पुश थ्योरी भी कहते हैं। और इस थ्योरी का जो उसने विकास किया था वो किया था 1943 में, 1943 में। तो एक बार पुनः समझ लेते हैं कि बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है। तो यह वीडियो का पार्ट पहला है, क्योंकि इस सिद्धांत को हम इतने टाइम में पूरा नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा जो भाग है इसका वो दूसरे पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में अभी मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जो ये बिग पुश थ्योरी है ये बड़े धक्के का सिद्धांत है, किसने दिया, अरे क्यों दिया, बड़े धक्के का सिद्धांत का क्या मीनिंग है, बहुत सारे उदाहरण आपको दिए, और उसके द्वारा जो ये मान्यताएं हैं जिसके आधार पर उसके सिद्धांत को काम करना है, तो ये सारी मान्यताएं आपको हमने बताई। तो इन मान्यताओं को आपने लिखना है और क्या करना है, याद करना है, नोट्स बनाने हैं, और इस प्रकार से आप लिखेंगे। स्टार्टिंग में यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ओके, और फिर उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां तक आ गया मान्यताओं तक। तो फिर अगले पार्ट की चर्चा जो है हम आने वाले वीडियो में करेंगे।